और देखिए, अगर बड़ी खबर की बात करें तो 13 मई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। इससे पहले आपने देखा, अपने संसदीय क्षेत्र में जाने से पहले राम की नगरी में पहुंचे। राम की नगरी में भगवान श्री राम के दर पर पहुंचकर माथा टेका, आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब वाराणसी में रोड शो होगा। इससे पहले 2019 के चुनाव में भी वो तस्वीर आपको याद होगी जब उन्होंने वाराणसी में रोड शो किया था। और अब एक बार फिर से 13 मई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 13 मई को वाराणसी जाएंगे, रोड शो भी यहां पर होने वाला है। और वाराणसी क्योंकि उनका खुद का संसदीय क्षेत्र है, 2014 से लगातार वो ऐसे जीत रहे हैं और यहाँ की जनता ने उनको भरपूर प्यार दिया है। 14 मई को नामांकन, 13 मई को वाराणसी पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। तो पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। तमाम जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं वो तमाम तैयारियों में पहले से जुटे हुए हैं। 14 मई को नामांकन पीएम मोदी अपना भरेंगे, वाराणसी में पहुंचेंगे पीएम मोदी। 13 तारीख को वाराणसी में पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर भी तैयारियां लगातार जारी हैं। और देखिए, बड़ी बात यह कि यहाँ पर रोड शो होने जा रहा है। पीएम मोदी कहाँ कहाँ पर रुकेंगे और फूलों की वर्षा होगी, ये तमाम तैयारियां पुख्ता तौर पर की जा रही है। इससे पहले भी आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब पीएम मोदी का रोड शो वाराणसी में रहा था। लोगों की भारी भीड़ थी और लोग बढ़ चढ़कर पीएम मोदी के आगमन को लेकर, पीएम मोदी को देखने को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे और भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे। 14 मई को वाराणसी में पीएम मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी 12 से 15 मई तक चुनाव प्रचार पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। 12 मई को सुबह 11:30 बजे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में, 1 बजे हुगली श्रीरामपुर में और 2:30 बजे आरामबाग, 4 बजे हावड़ा में पहुंचेंगे। इस तरीके से पीएम मोदी के ये कार्यक्रम है। और वहीं अगर कल की बात करें तो कल प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के दौरे पर रहे। राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री मोदी ने की, संतों से आशीर्वाद उनके द्वारा लिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये तेलंगाना दौरा था, कई मायनों में खास इस दौरे को माना जा रहा था। और इस दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी मंदिर पहुंचे, वहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। राजराजेश्वरी स्वामी मंदिर वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना करके संतों से आशीर्वाद लिया। हालांकि इसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया और वहां पर जमकर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पर, विपक्ष पर नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजराजेश्वरी स्वामी मंदिर की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर संतों से आशीर्वाद लिया। गौ पूजा यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई और इसके बाद फिर रवाना हुए पीएम मोदी जनसभाओं के लिए और वहां पर जमकर गरजते बरसते हुए नजर आए। कांग्रेस सरकारों ने इतने वर्षों तक एक ही काम किया। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने देश के हर सामर्थ्य को तबाह किया कि नहीं किया? कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया कि नहीं किया? एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर, ये सदियों से भारत की ताकत थी, कांग्रेस ने उन्हें भी तबाह कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है। और आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान करते नजर आए। जगन सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरक्षण और पित्रोदा के स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस को घेरा है। तो देखिए, सैम पित्रोदा ने जैसे बीते दिन नस्ल भेदी टिप्पणी उन्होंने की, उसके बाद बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने निशाना साधा है और आंध्र प्रदेश पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी। जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही साथ जिस तरह से सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट आया उस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद उनका तीसरा फ्यूज उड़ गया है। 4 चरण और शेष बचे हैं और जनता के आशीर्वाद से भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। तो देखिए, इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में भी नजर आए। और देखिए रंजना, क्योंकि दैनिक जागरण इस वक्त मेरे पास है और फ्रंट पेज में ही इस खबर का जिक्र किया गया है। पित्रोदा के बयान पर सियासी भूचाल। पीएम मोदी बोले नस्ली टिप्पणी पर शहजादे को देना होगा जवाब। दरअसल सैम पित्रोदा ने क्या कहा था ये भी आपको बता देते हैं। पूर्वोत्तर वाले चीनी जैसे तो दक्षिण के लोग लगते हैं अफ्रीकी। ये नस्ल भेदी टिप्पणी उनकी तरफ से की गई, जिसके बाद सियासी भूचाल आना तय था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशवासियों के अपमान पर आज मैं बहुत गुस्से में हूं। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किनारा किया, कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बयान है। तो वहीं विवाद के बाद पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख के पद से इस्तीफा भी दे दिया।
आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। आंध्र प्रदेश में क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन सैम पित्रोदा के इस बयान पर जो नस्ल भेदी टिप्पणी उनकी तरफ से कही गई, उसको लेकर पीएम मोदी कितने गुस्से में थे और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या इस चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि वैसे तो आप मुझे जो कुछ कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन आपने जिस तरीके से मेरे देश के लोगों पर ये नस्ल भेदी टिप्पणी की, इसके बाद मैं जरूर गुस्से में हूं। तो वहीं आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने दम दिखाया, विजयवाड़ा में रोड शो भी किया, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक तमाम राज्यों के दौरे कर रहे हैं और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, विजयवाड़ा में रोड शो जब प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए। आंध्र प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महिलाएं आगे पंक्ति में खड़ी नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोगों का जो अभिवादन था उसे स्वीकार किया गया। ये विजय रथ आगे बढ़ते हुए नजर आया और इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब जनसभा की गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। और देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कल पीएम मोदी रहे और पीएम मोदी जबरदस्त तरीके से हमलावर रहे विपक्षी पार्टियों पर, और सैम पित्रोदा के बयान ने तो एक अच्छा खासा मौका भी दिया और बीजेपी इस पर लगातार हमलावर भी हो गई। आखिरकार कांग्रेस को भी बात समझ में आई कि सैम पित्रोदा का बयान चुनाव में भारी पड़ सकता है और उसके बाद एक लेटर आता है सोशल मीडिया पर कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और फिर ये तस्वीर आंध्र प्रदेश की आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने दम दिखाया, रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। आगे बढ़ते हुए बात होगी करीमनगर की। करीमनगर में जब पीएम मोदी पहुंचे तो वहां पर जनसभा की और जनसभा के दौरान में विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला और कहा कांग्रेस बीआरएस के लिए है फैमिली फर्स्ट। कांग्रेस और बीआरएस में कोई फर्क नहीं है। करीमनगर में जबरदस्त हमला पीएम मोदी ने बोला और विपक्ष पर हमला बोलते हुए वो कहते हैं कि ये लोग परिवारवाद वाले लोग हैं। आपको पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी का याद होगा बयान, आप हर लेवल पर देखिए, एक चरण निपटने के बाद में बयानबाजी, हमला करने की टेक्निक्स वो अलग हो जाती हैं। अभी आपको याद होगा पिछली बारी परिवारवाद पर हमला हुआ, मेरा वारिस कोई है तो यहाँ के युवा होंगे और जो मेरे वारिस हैं उनको मैं एक विकसित भारत देकर जाऊँगा, परिवारवाद पर वो एक हमला था। अभी आपने देखा कि विपक्ष पर फिर जब हमला बोल रहे हैं तो बीआरएस और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, साफ तौर पर ये स्ट्रैटेजी मेकिंग है और कांग्रेस बहुत ही कांग्रेस एक तरफ बारीकी से स्ट्रैटेजी मेकिंग की बात कर रही है, लेकिन एक हकीकत ये है कि स्ट्रैटेजी मेकिंग की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी, उनकी पार्टी लगातार बहुत ही बारीकी से हर राज्य दर राज्य के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी मेकिंग पर फोकस कर रही है। अब देखिए, बीआरएस को घेरते हुए नजर आए, क्योंकि अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, अगर आप तेलंगाना की बात करते हैं, इन राज्यों में जो वहाँ की स्थानीय पार्टीज हैं उनको किस तरीके से घेरना है पीएम मोदी ने, खास तौर पर इसके लिए स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही हमले बोले आप उठाकर देखिए। अब जब करीमनगर में पीएम मोदी पहुंचते हैं तो यहाँ पर जनसभा करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर बरसते हुए नजर आते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। जब विजयवाड़ा वो पहुंचे, रोड शो वहां पर किया, वहां की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट की है। रोड शो को बताया यादगार, तस्वीर आप देख सकते हैं, और कहा कि आपके समर्थन से बढ़ा है हमारा विश्वास। मुझे विश्वास हो गया कि लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं, महिला, युवा मतदाता समर्थन में बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो कुछ तस्वीरें हैं वो शेयर की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं युवा ये तस्वीरें मोबाइल में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें शेयर करते हुए गदगद प्रधानमंत्री मोदी इसमें नजर आ रहे हैं। आपके समर्थन से हमारा विश्वास बढ़ा है और मुझे विश्वास हो गया है कि लोग एनडीए को चुन रहे हैं, एनडीए को वोट दे रहे हैं, चाहे महिला हो, युवा हो, हर कोई समर्थन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो विजयवाड़ा रोड शो की तस्वीरें
आपकी टीवी स्क्रीन पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट की है। बढ़ते खबरों में आके पूर्व ब्यूरोक्रेट मूसा राजा का निधन। पीएम नरेंद्र मोदी ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व ब्यूरोक्रेट मूसा रजा का निधन और पीएम नरेंद्र मोदी ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। विभिन्न मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण व्यवहारिक थे, उन्होंने सीखने पर बड़े पैमाने पर काम किया है। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने दुख व्यक्त किया है निधन पर। और एक्स पर जो पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ अपने कुछ मुलाकात के पलों की तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शेयर की गई है। और देखिए किस तरीके से जो कई मुद्दे थे उन पर किस तरीके से जो उनका एक विजन होता था उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे बढ़ेंगे, तस्वीर आपने देख ली है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शेयर की गई। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार चुनाव प्रचार। गृह मंत्री लगातार सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी जनसभा की, जालना में बीजेपी के लिए वोट की अपील आम जनता से गृह मंत्री करते हुए नजर आए। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह जब यहां पर प्रचार कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में जनसभा उनकी तरफ से की गई। इससे पहले उन्होंने यूपी में जनसभा की, जनता को संबोधित किया। उसके बाद वो महाराष्ट्र पहुंचे और आप देखिए, चाहे आप गृह मंत्री की बात कर लीजिए या फिर आप बीजेपी के तमाम दिग्गजों की बात कर लीजिए, वो एक दिन में 2 या 3 राज्यों का दौरा जरूर करते हैं। वहां पर जाकर जनता से बात करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, उनके मुद्दे उठाए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे फर्स्ट फेज की वोटिंग, सेकंड फेज की वोटिंग और थर्ड फेज की वोटिंग, तो तीनों ही जब चरण रहे हैं अलग अलग मुद्दे जनता के बीच में रखे गए हैं। वैसे अगर आप क्योंकि फोर्थ फेज का इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है, तो अब जो नया मुद्दा आ गया कहीं ना कहीं अडानी अंबानी को लेकर जो राहुल गांधी बीजेपी पर सवाल खड़े करते थे, अब ये मुद्दा गर्मा रहा है और खुद इस मुद्दे को इस बार उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो ये कह रहे हैं कि भाई बताइए, अभी तक तो आप बहुत चिल्लाते थे अडानी अंबानी, अब क्या हो गया, अब कौन सी डील हो गई। तो यानी कि हर फेज की वोटिंग में अलग मुद्दे इस वक्त सामने आ रहे हैं और ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। उन्होंने तय किया है कि पहले मुद्दे कौन से रखे जा रहे हैं जो फर्स्ट फेज में जनता के सामने रखे जाएंगे, फिर सेकंड फेज में वो कौन से मुद्दे होंगे, थर्ड फेज में वो कौन से मुद्दे होंगे, और जब अब चौथे चरण की वोटिंग होगी तो उससे पहले ये कौन से मुद्दे होंगे। यानी कि हर बार अलग मुद्दे आपको मंच से सुनाई देंगे। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हालांकि विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला किया गया, सवाल उनसे पूछे गए, बताइए आपने क्या क्या, हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में ये क्या, हमने जो वादे जनता से किए थे उनको पूरा क्या है। और जिस संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी का जिक्र हम करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं। लोग समझते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब मोदी अपने आप इस बात को बोल रहे हैं और वो आपके लिए काम करेंगे। अगले 100 दिन में सरकार बनते किस तरीके से काम करना है, इसका विजन भी अभी से तैयार किया गया है। हालांकि गृह मंत्री की तरफ से जब ये जनसभा की गई, भारी भीड़ वहां पर लोगों की जुटी, जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। पूजा और देखिए पीएम मोदी लगातार हमलावर रहे हैं और आप किस तरीके से क्विक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और बीजेपी कितना क्विकली पिक करती है किसी बयान को। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ और उसके बाद से तुरंत ये अडानी अंबानी के नाम पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया और कहा कि अब आप खामोश क्यों हैं, कितना लिया आपने। इस तरीके के हमले शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ते हुए बात होगी यूपी के लखीमपुर खीरी की, क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी प्रचार पर हैं। इस बीच जब अमित शाह, गृह मंत्री देश के और पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं, वो लखीमपुर खीरी पहुंचे। विपक्ष के पास पीएम उम्मीदवार तक नहीं है, देश को सिर्फ मोदी ही चाहिए। इन 2 लाइनों में ही आप पूरा सार समझ सकते हैं। आरक्षण पर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये 3 बातें मुख्य तौर पर अमित शाह के बयानों में आप सुनेंगे। वो जहां पर जा रहे हैं अपने संबोधन में परिवारवाद पर हमला बोलते नजर आते हैं। दूसरा, विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं, यानी जहां पर नेतृत्व की कमी है वहां पर अगर आप हाथों में नेतृत्व देते हैं तो फिर देश का भविष्य क्या होगा वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आरक्षण को, क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार बीजेपी कह रही है कि हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं, ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। और इसमें आपको याद होगा और किस तरीके से आरक्षण को लेकर अब कांग्रेस को बीजेपी घेर रही है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जिनका जिक्र हर बार गृहमंत्री अमित शाह अपने संबोधनों में करते नजर आ रहे हैं, वो जहां जहां पर पहुंच रहे हैं। और जब आप बात यूपी की करते हैं, देखिए यूपी में परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां घिरती रही हैं। खासतौर पर देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि गठबंधन में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं। यूपी के अंदर पिछली बार महागठबंधन था, इस बार भी महागठबंधन है। हालांकि हाँ,
जो सदस्य हैं वो बदल गए। पिछली बार बुआ भतीजे की जोड़ी थी, इस बार फिर से 2 लड़कों की जोड़ी है। और इस बीच जब लखीमपुर खीरी में पहुंचे हैं जीआईसी मैदान की जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो जमकर विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि इनके पास नेतृत्व नहीं है, इनके पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं है, इनके पास ना नेता, ना नीयत, ना नीति, सिर्फ परिवारवाद है। गृहमंत्री ने कांग्रेस और सपा नेताओं का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का जिक्र भी किया और इस पूरे मामले को लेकर भी वो घेरते नजर आते हैं। कहते हैं, राहुल बाबा कहते हैं कि एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे अपना ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगा दिया और इस तरीके से वो लगातार घेराबंदी करते हुए नजर आते हैं कि एक झटके में आपने देश को आपातकाल दिया है, एक झटके में आपने गरीबी मिटाने का वादा जो किया था उसको आप पूरा नहीं कर पाए हैं। और वहीं इस दौरान विपक्ष पर एक के बाद एक कई हमले उनकी तरफ से बोले गए। कांग्रेस और सपा झूठ बोलते हैं, ये भी अमित शाह की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल बाबा आप सीए नहीं हटा सकते हैं। सीए का जिक्र करते हुए यहां पर अमित शाह नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरे चरण तक 190 सीट हम पार कर चुके हैं, पूरा विश्वास हमें है। आरक्षण पर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है, ये भी अमित शाह ने कहा। और उन्होंने यहां पर यह साफ भी किया कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। इसके बाद स्टालिन, ममता, राहुल की तमाम नाम विपक्ष के जितने भी चेहरे हैं उनके द्वारा गिनाए गए और कहा कि क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? विपक्ष के पास पीएम का कोई उम्मीदवार नहीं है, देश को सिर्फ चाहिए तो मोदी। विपक्ष के पास नेता, नियत, नीति नहीं है। तो अमित शाह की तरफ से ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र इसमें किया गया और साफ तौर पर कांग्रेस को, सपा को जमकर घेरते हुए नजर आए। सीए का जिक्र उन्होंने किया और यहां पर पूरा विश्वास वो जताते हुए नजर आए कि अब तक 3 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसमें 190 सीट अब तक हम पार कर चुके हैं और आगे भी कुछ यही देखने को मिलेगा। आरक्षण पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को यहां पर सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। आरक्षण का कहा कि खत्म नहीं होगा और इसके अलावा जब पीएम फेज की बात हुई तो वहां पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला विपक्ष पर। तमाम बड़ी बातों का जिक्र गृहमंत्री अमित शाह ने किया और देखिए उत्तर प्रदेश में गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, यानी कि मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, विरोधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, परिवारवाद को भी लेकर विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। हरदोई, कन्नौज, खीरी में कल अमित शाह जनसभा संबोधित करते नजर आए थे। राम मंदिर पर ताली की तैयारी में विपक्ष, शाह का यह स्टेटमेंट और इसी स्टेटमेंट के साथ अखबारों में भी जिक्र है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल और अखिलेश सत्ता में आए तो राम मंदिर में बाबरी ताला डाल देंगे। दावा किया कि 3 चरण में चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार ने 190 का आंकड़ा पार कर लिया है। चौथा चरण 200 पार कर 400 की ओर जाने वाला है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र गृहमंत्री अमित शाह ने किया। साथ ही साथ गृहमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि धारा 370 वापस देंगे, ट्रिपल तलाक बिल वापस करेंगे। शाह ने कहा कि अखिलेश ने 2021 में सरदार पटेल की प्रतिमा के उद्घाटन के समय मोहम्मद अली जिन्ना को महान नेता बताया था। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए देखिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर बरसे और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर जीत कैसे हासिल की जा सके, इसे लेकर लगातार बीजेपी रणनीति बनाते हुए चुनावी मैदान में है और बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कमान संभाली हुई है और इसी के मद्देनजर बैक टू बैक रैलियां, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है। प्रीति, बिल्कुल बैक टू बैक रैलियां की जा रही हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में जनसभा की। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की जीत के लिए जनता से समर्थन मांगा। कंगना से आप जानते हैं मंडी से, क्योंकि कंगना रनौत को टिकट दिया गया, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके सामने है विक्रमादित्य और ऐसे में ये लड़ाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ विक्रमादित्य लगातार कंगना पर निशाना साधते हैं, उन्हें एक्ट्रेस बताते हैं, कहते हैं कि उनको आपके मुद्दे नहीं पता। दूसरी तरफ देखिए कंगना रनौत कितनी ज़्यादा आक्रामक है। आपने सुना होगा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, समर्थन दीजिए। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंडी दौरे पर और ऐसे में उन्होंने कंगना रनौत के लिए वोटों की अपील जनता से की है, क्योंकि अपने एक कैंडिडेट्स के लिए खुद जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कमान उन्होंने संभाली हुई है। वैसे तो कंगना रनौत को आप देखेंगे वो भी चुनावी मैदान में इस बार हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। एक के बाद एक रैलियां वो भी कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं और कहीं ना कहीं खुद को उनसे कनेक्टेड बता के आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए वो काम करूंगी जो काम अभी तक नहीं हुए हैं। और चलिए बात होगी फैक्ट फाइज की और आज फैक्ट फाइज में बात होगी महाराणा प्रताप की जयंती की। राजस्थान के कुंभलगढ़ में वो जन्मे, राजपूत योद्धा और मेवाड़ के शासक थे। 32 साल की आयु में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी
मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया। तो फैक्ट फैल में बात महाराणा प्रताप की जयंती की। राजपूत योद्धा और मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। 32 साल की उम्र में ही उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली और शासक के तौर पर मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।